चरित्रहीन कौन? मैं अभी तक आपने सुना कि पुलिसकर्मी की बात मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रही थी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इतने में मेरे ससुर भी बाहर आ गए, लेकिन वो तटस्थ थे और पुलिस वालों के साथ चले गए। मेरी हिम्मत नहीं हुई उन लोगों के साथ जाने की और मैं बस भगवान से निरंतर मनाती जा रही थी कि भगवान, रौनक बस अभी आ जाए। वो व्यक्ति कोई और हो, मेरा रौनक नहीं। एक मंत्र की तरह से बस मैं भगवान के सामने बैठ यही दोहराती जा रही थी और दोनों बच्चियां घबराई सी मेरे साथ चिपकी हुई थीं। अब आगे सुनिए क्या हुआ। रौनक को अभी नहीं आना था, इसलिए वे नहीं आए। वे आए मगर सुबह और कफन में लिपटी लाश के रूप में। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैं भगवान के इस निर्णय पर नाराज और हैरान थी कि अगर यही सब होना था तो रौनक मेरी जिंदगी में आया ही क्यों? अब इन दोनों बच्चियों की परवरिश मैं अकेले कैसे करूंगी? मेरा मन फटा जा रहा था। मैं निशब्द थी और आकाश की तरफ सवालिया निगाहें थीं। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, रौनक को पुकारना चाहती थी, उनसे पूछना चाहती थी कि तुमने आखिर तक साथ निभाने का वादा किया था, फिर क्यों मुझे भागन को धोखा दे दिया? अब तुम्हारी बच्चियों को कैसे पालूं? मैं तो अनाथ थी, एक तुम ही तो थे मेरे, और तुमने आज मुझे फिर अनाथ बना दिया। लेकिन मेरे सारे सवाल मेरे आवाज के साथ मेरे गले में घुट कर रह गए। मैं अब खुद बेसहारा थी, मगर अपनी दोनों बच्चियों का इकलौता सहारा। दिन तो सभी गुजर जाते हैं, आज तक कौन सा पल स्थिर हुआ है? यह दुख की बेला भी निकल ही रही थी। रौनक का अंतिम संस्कार, क्रिया और अन्य जितने भी संबंधित रीति रिवाज थे वो हो गए। इस दौरान रौनक के ऑफिस वालों ने भी काफी मदद की। हमें पेंशन जल्द लग जाए, इसके लिए दफ्तर वालों ने आश्वासन दिया। लेकिन रौनक के एक मित्र ने कहा, भाभी जी, पेंशन से सारी जिम्मेवारियां निभाना इतना आसान नहीं है। आप चाहे तो इसी दफ्तर में रौनक की जगह आपको नौकरी मिल सकती है। इससे आपको बड़ा सहारा मिलेगा और आप नए सिरे से जीवन भी शुरू कर पाएंगी। मैं सबकी बात ध्यान से सुन रही थी। रौनक तो हमेशा के लिए चला गया था, लेकिन मुझे अपनी बच्चियों के साथ रोशन लाल का भी पेट भरना था। मैं चाहूं या न चाहूं, लेकिन रौनक भी यही चाहता था, इसीलिए मैंने नौकरी के लिए हाँ कर दी। फैमिली पेंशन तो लग गई, जो वाकई बेहद सीमित थी। साथ ही मेरी नौकरी के लिए भी प्रयास होने लगे। पर सबसे बड़ी अड़चन यह थी कि मैं शिक्षित नहीं थी, और इसी वजह से नौकरी तो मुझे मिल गई, लेकिन डिपार्टमेंट में फाइलें इधर से उधर करने की। पर यह नौकरी भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनी। 1 महीना बीत गया इस दुह की घड़ी का। मेरे ससुर रोशन लाल अब ज्यादा ही स्वतंत्र और बददिमाग होने लगे। अब वे इतने निरंकुश हो गए थे कि आते जाते मुझे गलत भाव से छूने की कोशिश करते। एक तो मैं पहले ही दुखी, उस पर रोशन लाल की बढ़ती बदतमीजियां। मैंने अपनी बच्चियों को प्ले स्कूल में डाल दिया था और बच्चियां तब तक वहीं रहती जब तक मैं दफ्तर से वापस न आ जाती। एक दिन मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने रोशन लाल के आगे हाथ जोड़ दिए कि वह इस घर से चला जाए और अपने गांव में रहे, नहीं तो मुझे मजबूरन पुलिस में शिकायत करनी पड़ेगी उसके खिलाफ, और मैं नहीं चाहती मेरे स्वर्गीय पति के नाम पर कोई भी धब्बा लगे। इस पर बेशर्मी से रोशन लाल ने हंसते हुए कहा, नहीं रहना, साथ तो जा उसी कोठे पे जहां से आई है, और साथ में इन हराम की औलादों को भी लेती जा। बद्धी आई तबायफ की औलाद मुझे मेरे ही घर से निकालने वाली। ये घर मेरे नाम है, यहाँ की एक एक चीज पर मेरा हक है। यहाँ रहना है तो मेरे तरीके से, नहीं तो हजारों कोठे हैं तुझे और तेरी लड्डकियों को पनाह देने के लिए। रोशन लाल के शब्द सुनकर मैं सकते में आ गई। मेरा तो कोई ठिकाना ही न था, और इस मुट्ठी भर पैसों में मैं कहां अपनी और अपनी बच्चियों की इज्जत बचा पाती। मैं उसे कुछ जवाब न दे पाई, लेकिन यह जानकर कि मकान रोशन लाल के नाम है, मेरी नींद उड्डड़ी आच गई थी। शायद यही वजह थी कि रौनक भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे थे। आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण न हम तब कुछ कर पा रहे थे और न आज मेरे पास कोई हल नजर आ रहा था। मैं बहुत दुविधा में थी कि अब क्या करूं। मेरे पास यहां रहने के अलावा कोई और चारा न था। कैसे भी करके मुझे अपनी बच्चियों को पालना था। फिर कुमुद जी, ऐसे व्यक्ति को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिसकी सोच इतनी विकृत हो। रौनक जी की जगह अगर इनके पिता ही चले जाते दुनिया से तो क्या था,
भगवान भी उन्हीं को ले जाता है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रोशन लाल जैसे नीच लोगों से शायद वो भी घबराता है। मैं गुस्से में कुमुद जी से बोली, हाँ सुरभि, लेकिन हमारे सोचने भर से ही यदि सब कुछ होने लगे तो कोई भी दुखी ना हो। होता तो वही है जो ईश्वर ने रचा होता है। ऐसे ही उसने कुछ खेल मेरे भाग्य में भी लिखे थे। मैं खुद को और अपनी बच्चियों को समेटती हुई सी इस घर में समय बिता रही थी। मैंने सोचा, कितनी उम्र बाकी होगी रोशनलाल की। जैसे जैसे उम्र बीतती है वैसे वैसे इंसान का शरीर भी लाचार हो जाता है। एक समय के बाद ये परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जो इंसान खुद नहीं झुकता उसे समय और परिस्थितियां झुका देती हैं। यही सोच मैं अपनी जिम्मेवारियां ढोती चली गई। घर पर मैं जब भी होती, चाहे बच्चों के साथ या अकेली, मैं अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती थी। रोशनलाल बाहर टहलने या किसी कार्यवश बाहर निकलता, तभी मैं बाहर आती और जो भी काम होता अपना करती रहती। मेन दरवाज़ा उसके बाहर जाने के बाद खुला ही रहता, ताकि उसे दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे बाहर ना आना पड़े। तुम नहीं समझ सकती सुरभि कि जिंदगी कितनी घुटन में निकल रही थी। सच कहूँ तो कितनी बार दिल में आया कि सोते हुए रोशनलाल को मार डालूं या फिर खाने में ही उसे जहर दे दूं। मेरी मुसीबतों का तो अंत हो जाएगा, लेकिन फिर रूह कांप उठती जब यह सोचती कि अगर मेरा अपराध पकड़ा गया तो मुझे तो जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी बच्चियों का क्या होगा? मुझसे बिछड़ धकर मेरे बच्चियां रूल जाएंगी। यही सब सोचती तो मन का आवेग शांत हो जाता। बच्चे स्कूल जाने लगे ही थे। 6 दिन स्कूल लगता था और मेरा दफ्तर 5 दिन। एक दिन शनिवार को मैं अपने कमरे में काम निपटाकर आराम कर रही थी। रोशनलाल मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने अंदर से ही कड़ी आवाज़ में पूछा कि क्या काम है। मेरे पूछने पर उसने यही कहा कि खाने का समय हो गया है, खाना लगा दूं उसका। मैंने घड़ी देखी तो अभी सिर्फ 12:30 बजे थे और खाना तो मैं बच्चों के स्कूल से आने के बाद ही लगाती थी। उसका खाना बाहर मेज पर रखकर हम तीनों अपना खाना अपने कमरे में ले आते थे। मैंने सोचा, हो सकता है जल्दी भूख लगाई हो, खाना तो बना ही हुआ है, थाली लगाकर मेज पर रख देती हूँ। सुरभि मैंने दरवाजा खोला और रसोई घर में जाकर उसकी थाली लगा मेज पर रख दी। अभी तकरीबन 1.25 घंटे थे बच्चों के स्कूल से आने में। मैं फिर अपने कमरे में जा दरवाजा बंद कर लेट गई। थकावट की वजह से आंख लग गई। जरा सी झपकी में ही सपना दिखा जैसे रोशनलाल मेरे कमरे में आ गया और मेरे शरीर पर हाथ फेर रहा है। उसकी उंगलियां मुझे अपने बदन पर महसूस हो रही थीं। सपने में देखा कि उसका मुंह मेरे मुंह के इतने नज़दीक था कि उसकी पान से सड़े हुए दांतों की महक नाक से होते हुए मेरे दिमाग में बस रही थी और मुझे उबकाई जैसा लगा। एकदम से मैं होश में आई और मेरी आंख खुल गई। सुरभि वो सपना नहीं था, हकीकत थी। रोशनलाल मुझ पर झुका हुआ था और उसके हाथ मेरे स्तनों पर थे। मैं रोश में आ गई और उसे धक्का मारकर उठने की कोशिश कर रही थी, पर उस समय उसकी ताकत किसी सांड से भी ज्यादा थी। वो मुझ पर अपना दंश कसता जा रहा था और मैं असहाय सी हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही थी। मैं पूरी तरह चेतना में थी, लेकिन मेरा अपने शरीर पर बस नहीं था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, और यह सच भी था। जब मैं उसका खाना लगा रही थी, वो चुपचाप मेरे कमरे में छिप गया, जिस बात का अंदाजा मुझे न था। मेरे हिसाब से तो वो अपने कमरे में था। जब मुझे झपकी आ गई, तब रोशनलाल ने मुझे कोई दवा सूंघा दी थी, जिससे मैं होश में आने के बाद भी शरीर से लाचार सी महसूस कर रही थी। मेरा शरीर मेरे दिमाग का कहना नहीं मान रहा था और ऐसा था जैसे न जाने मैंने कितनी शराब पी रखी हो। सुरभि उस समय मैं सब महसूस कर रही थी कि किस तरह रोशनलाल मेरे बदन को मसल रहा है, नोच रहा है। मुझे अपने होठों पर दर्द महसूस हो रहा था, जैसे सूजे हों। मुझे सब याद है कि कब उसने मेरे एक एक करके कपड़े उतारे और कब और कैसे उसने मुझे अपनी संतुष्टि की हद तक भोगा। लेकिन मैं चाहकर और घृणा करने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मेरी तंद्रा धीरे धीरे लौटी, लेकिन मेरा तब तक सब कुछ उजड़ चुका था। मेरा सर फटा जा रहा था। दिल कर रहा था कि अपनी चमड़ी छील कर निकाल दूं। जो हिस्सा उसने छुआ उसे जला दूं। पर यह कहना सोचना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। मैं मर नहीं सकती थी। मुझे अपने बच्चों के लिए जीना था, उजड़ कर भी जीना था और बिक कर भी।
अपनी बच्चियों के जीवन और सम्मान के लिए मुझे कुछ भी करना पद्धे करना था। सुरभि, उस दिन रोशन लाल ने मुझे 2 बार भोगा और मैं उसके लिए उसकी वासना पूर्ति का स्रोत बनी रही। और मेरी किंकर्तव्य विमूढ़ता देखो कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। बस मेरी बर्बादी का अध्याय शुरू हो चुका था। एक ही लालसा शेष रह गई है कि दोनों बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। किसी तरह से PRH लिखकर ये आत्मनिर्भर बन जाए तो मेरे पाप भी कट जाए। और तो जो भी हुआ मेरे जीवन में, लेकिन भगवान से बार बार यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, मेरे काली परछाइयों से मेरे बच्चों को दूर रखना। मेरा त्याग और तपस्या तभी सफल होगी। कुमुद जी, आपकी दास्तां तो बहुत ही दुखद है। मैं तो खुद को ही दुखी मानती थी, लेकिन आपके दुखों का तो कोई पार नहीं। क्या रोशन लाल अब भी यही सब करता है? मैंने कुमुद जी से पूछा। हाँ, इसके अलावा अब उसके बस में और है ही क्या करने को। मैं भी इंतजार में हूं उसकी मौत और बच्चों के बड्ढे होने का। कुमुद जी ने खोई खोई सी आवाज में जवाब दिया। कुमुद जी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज तक आपने अपने जीवन के दुख अकेले झेले, लेकिन आज से मुझे चाहे आप बहन चाहे अच्छे मित्र की तरह समझे। मैं हर दुख सुख में आपके साथ रहूंगी। आपका अपना कोई न था, इसलिए शायद रोशन लाल को हावी होने का मौका मिल गया, लेकिन अब मैं आपसे और बच्चों से मिलने आपके घर आया करूंगी। शायद रोशन लाल को समझ आ जाए कि आप अकेली नहीं हैं और अपनी हरकतों से बाज आ जाए। कुछ तो रास्ता होगा ही, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज लेंगे। कुमुद जी, मेरी बातों को नजरअंदाज नहीं करना। जो कह रही हूँ दिल से कह रही हूँ, और देख लेना, आज से आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगी। मेरी बातें सुनकर कुमुद जी भावुक हो गई और मैं भी अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोक न सकी। हम दोनों ही जैसे अपने आंसुओं से अपने दुखों को धोने की नाकाम कोशिश सी कर रहे थे। 10वां अध्याय। शाम हो गई थी। बातों बातों में पता ही न चला कब 4:30 बज गए। अब हमने घर की ओर वापस चल दिए। कुमुद जी ने बच्चों को भी लेना था स्कूल क्रेच से, लेकिन इतना जरूर था कि आज हम दोनों ही बहुत हद तक हल्का महसूस कर रहे थे। घर पहुंचकर न जाने एक अलग सी मजबूती महसूस हो रही थी दिल को, जैसे कहना चाह रही हूं कि अब जिसे जो करना हो करे। मेरा जीवन मेरा है और इसे मैं अपने तरीके से जीऊंगी, किसी को पसंद आए तो भी और ना आए तो भी। कपीश के घर वालों के साथ साथ अब कपीश से भी रिश्ते कुछ उलझते से जा रहे थे। मुझे कई बार लगता जैसे कपीश वो नहीं है जो मैं उसे समझती हूँ। उसकी जड़ डैडो तक जा पाना मेरे लिए नामुमकिन है। अब तक मुझे लगता था कि वो अपने माता पिता से बहुत अधिक दबता है, जिस वजह से वो मेरे लिए भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कभी कभी मेरी सोच और उसके व्यवहार में इतना ज्यादा विरोधाभास होता कि अपनी ही सोच झूठी नजर आती। आजकल मैं उसे लेकर बहुत ज्यादा भ्रमित रहती। एक दिन कपीश कहने लगा कि चलो हफ्ते भर के लिए कहीं घूम कर आते हैं। मैंने सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। मन में सोचा, पैसे तो तुम्हारे पास होते नहीं हैं और सोच रहे हो घूमने की। और फिर अब मेरा मन ही नहीं करता था कपीश के साथ कहीं जाने का, इसलिए मैं चुप ही रही। उसके साथ से ज्यादा मैं अपने साथ कंफर्टेबल महसूस करती थी। थोड़ी ही देर में फिर कपीश बोला, चलो सुरभि, इस बार तुम्हारी पसंद की जगह चलेंगे। बताओ कहाँ जाना चाहती हो? बहुत समय हो गया, हनीमून के बाद कहीं गए ही नहीं। कपीश के इस तरह बार बार पूछने पर मुझे जवाब देना पड़ा। कपीश, अभी दफ्तर में काम अधिक होने की वजह से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। कोई बात नहीं, तुम पता कर लो कब छुट्टी मिलेगी, हम तब बना लेंगे प्रोग्राम जाने का। अभी से बात करके रखोगी तो दिक्कत नहीं होगी छुट्टी मिलने में। तब तक विचार लो कहाँ जाना चाहती हो। कपीश ने घूमने का पूरा मन बना रखा था और मुझे कोफ्त हो रही थी उसके इस तरह से बार बार आग्रह करने पर। लेकिन न जाने क्यों मैं उसे ज्यादा टाल नहीं सकती थी। वही बचपन की आदत, सीधा हाँ या ना नन करने की। पीछा छुद्धाने की एवज से मैंने कह दिया कि ठीक है, बात करती हूँ। 2-3 दिन निकल गए और मैं इस विषय को भूल गई। ऑफिस से लौटने पर कपीश ने फिर पूछा कि क्या मैंने छुट्टियों के लिए बात कर ली। उसके अचानक फिर इस सवाल पर मैं थोड़ा असमंजस में पड्डी डीएच गई और झूठ ही कह दिया कि शायद अगले महीने छुट्टियां मिल जाए। अब मसला टलने वाला तो था नहीं, इसलिए बेमन से ही सही, लेकिन मुझे जाने के लिए मानना पड़े था। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शायद मौसम बदलने की वजह से कुछ हरारत थी। मौसम हालांकि ठंडा नहीं था,
लेकिन बार बार गर्म चाय पीने को दिल कर रहा था। मैं 2-3 घंटे गर्म कपड़ा ओढ़ कर सोना चाहती थी। यही सोच ऑफिस पहुंचने के कुछ ही देरी में मेडिकल लीव भरकर घर वापस चली आई। रास्ते में याद आया कि आज तो सास ससुर कपीश और मेरे जेठ ओंकार किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के चक्कर में रजिस्ट्रार के दफ्तर जाएंगे। इस बात से मुझे और राहत मिली कि चलो चंद घंटे शांति से आराम कर लूंगी। मैं घर पहुंची तो पुष्प को चाय बनाने के लिए कह अपने कमरे में चली गई। पुष्पा थोड़ी देर में मुझे चाय दे गई और मैंने सर दर्द की एक गोली चाय के साथ ली और हल्का सा कंबल ओढ़कर सो गई। थोड़ी देर ही में मेरे दरवाजे पर खटखट हुई। कपीश लौट आया होगा, यही सोचकर मन ही मन गुस्सा आया और बदबदाती हुई दरवाजा खोलने चली गई। कपीश तो न था, लेकिन मेरा जेठ ओंकार खड़ा था सामने। मैंने पूछा, क्या हुआ? कपीश कहाँ है? कपीश तो मॉम डैड के साथ काम से गया है, देर से लौटेगा। ओंकार ने जवाब दिया। आपको भी तो जाना था साथ में? मैंने फिर पूछा। हाँ, पर किसी बात पर बहस हो गई थी, इसलिए मैं नहीं गया। ओंकार फिर बोला, ठीक है, प्लीज मुझे आराम करने दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहते हुए मैं दरवाजा बंद करने लगी तो ओंकार ने दरवाजा बीच में ही रोक लिया और सीधे बेहयाई से कमरे में घुस गया। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और मैंने काड़ी डीढ़े स्वर में पूछा कि क्या बात है? कपीश ने मेरी शर्ट ली थी, मुझे वो चाहिए। ओंकार फिर खींच से बोला, अरे तो कपीश जब आएगा उससे लेना, मुझे क्या पता कौन सी शर्ट है? मैंने हैरानी और खींच के मिले जुले स्वर में कहा, वो शाम तक आएगा और वैसे भी उसी से मेरी बहस हुई है, इसलिए मैं खुद ढूंढ लूंगा। ऐसा कहकर ओंकार हमारी अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। लकड़ी की अलमारियां तो अलग अलग थीं, लेकिन हम दोनों के कीमती कपड़े लोहे की अलमारी में एक साथ रखे थे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई मेरी अलमारी खोले, इसलिए ओंकार को रोकते हुए मैंने खुद अलमारी खोली और पूछा कि कौन से रंग की शर्ट थी, मुझे बता दे, मैं निकाल दूंगी। काली धारियों वाली हल्के हरे रंग की शर्ट। ओंकार बोला, मैं पहले लकड़ी की अलमारी और फिर लोहे की अलमारी में देखने लगी, लेकिन मेरी न तो जानकारी में ऐसी कोई शर्ट थी और न ही नजर आ रही थी। मैंने ओंकार से कहा कि यहाँ ऐसी कोई शर्ट नहीं है। जब कपीश आएगा तो मैं उससे कह दूंगी तुम्हारी शर्ट देने को। मेरी बात सुनने के बावजूद ओंकार वहां से नहीं हिला। मैंने सोचा कहीं लोहे की अलमारी पर जो अटैची राखी है उसमें न हो। ओंकार ऐसे पीछा न छोड़ देगा, इसलिए एक बार वो अटैची भी देख लूं। ऐसा सोच मैं साथ रखा स्टूल अलमारी के पास लाई और अटैची उतारने की कोशिश करने लगी। मैं ओंकार की किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहती थी, जिससे उससे कम से कम संपर्क रहे। अचानक ओंकार मेरे पीछे आकर मेरी सारी दोनों हाथों से धीरे धीरे ऊपर सरकाने लगा। मैं उसके अचानक किए गए आक्रमण से तिलमिला उठी और मेरा बैलेंस स्टूल पर बिगड़ गया और मैं ओंकार के ऊपर ही गिरने को हुई। ओंकार ने मुझे अगले ही पल गोद में लिया और पलंग पर ले आया। मैं हाथ पैर मारती सी पुष्पा को तेज तेज आवाज मारने लगी, लेकिन देखा दरवाजा ओंकार ने अंदर से बंद कर दिया था। मेरा चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और मुझसे दोगुने शरीर और ताकत वाले ओंकार ने मुझे अपने शरीर से ढक लिया था। जितना मैं अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, उसकी पकड़ उतनी ही सख्त हो गई थी। अपने ही घर, अपने ही कमरे में और अपने ही परिवार के, लेकिन गैर मर्द के हाथों अपनी अस्मिता को लुटते नहीं देख सकती थी मैं। लेकिन बचने की कोई राह नहीं सूझ रही थी। अचानक मैंने अपना शरीर ढीला छोड़ दा और एक पल के लिए ओंकार को लगा कि शायद मैंने उसके आगे समर्पण कर दिया और अब वो कुछ नरमी से पानी हैवानियत को अंजाम देने की कोशिश कर ही रहा था कि मौका पाते ही मैंने उसके अंग पर जोरदार घुटना मारा और लपक कर कमरे का दरवाजा खोल पुष्पा को आवाज देती हुई नीचे चली गई। अपनी साधी और खुद को थोड़ा संयत करती हुई मैं पुष्पा पर जोर से बरसी कि कहाँ मर गई थी, कब से आवाजें मार रही हूं। पुष्पा मेरी हालत से बहुत कुछ बिन कहे ही समझ गई थी, लेकिन एक नौकर रानी की इतनी हैसियत कहाँ कि मालिकों के खिलाफ कुछ कह सके, इसलिए नजरें झुकाकर चुपचाप मेरी डांट सुनती रही। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं घर से बाहर लॉन में जाकर बैठ गई और जब तक घर वाले न लौटे तब तक वहीं बैठी रही। मेरा सर भन्ना रहा था। गुस्से के मारे एक तरफ चेहरा तमतमा रहा था और दूसरी ओर आंसू निकल रहे थे। दिल कर रहा था कि ओंकार का कत्ल कर दूं। सोचा, माँ को फोन करूं? नहीं,
माँ परेशान हो जाएगी। मुझे खुद ही निपटना होगा इस वहशी से। सास ससुर को बताऊं? पर वो मेरी तरफदारी क्यों करेंगे? वो तो अपने ही बेटे का साथ देंगे, लेकिन कपीश को तो मुझे बताना ही पड़ेगा, ताकि उसे पता चले कि उसका भाई कितना नीच है। अगर आज भी मैंने कोई कदम न उठाया तो ओंकार को और शह मिलेगी, और कल को कपीश या उसके घर वाले मेरे ही चरित्र पर आरोप लगाएंगे। नहीं, कपीश से तो मैं जरूर बात करूंगी। मैं अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब खुद ही दे रही थी और रोए भी जा रही थी। काफी देर हो गई, लेकिन कपीश और सास ससुर नहीं लौटे। शाम हो गई थी और कब तक मैं बाहर ऐसे ही बैठी रहती। लेकिन अंदर तो वो वहशी बैठा है, अंदर भी कैसे जाऊं? पर घर तो मेरा है। किसी की बदतमीजी के कारण मैं कब तक घर से बाहर रहूंगी? मैं डरूंगी नहीं। अगर अब कोई बदतमीजी करने की कोशिश ओंकार ने की, तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करूंगी। और फिर पुष्पा तो है ही अंदर। पहले भी पुष्पा ने क्या कर लिया जो अब कर लेगी? अपने ही विचारों में मग्न मैं सीधे अंदर किचन की ओर गई और वहां से दराती हाथ में ले बाहर आने लगी। मुझे इस रूप में देख पुष्पा चीख पद्दी और मैं उसकी चीख नजरअंदाज करती हुई अपने कमरे की ओर चल दी। मैंने सोच लिया था कि अब अगर ओंकार ने नजदीक आने की सोची भी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कमरे में घुसते ही मैंने अंदर से किवाड़ बंद कर ली और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मेरा बदन अब भी गुस्से के मारे जल रहा था। मन ही मन कपीश को भी गालियां निकल रही थी कि जाने अब तक लौटा क्यों नहीं। मुझे आज कपीश का इंतजार जितनी बेसब्री से था, वह उतनी ही देर लगा रहा था। दरवाजे पर खटका हुआ, लेकिन दिमाग में विचारों का तूफान मचल रहा था और उस शोर में वो खटखटाहट सुन ही नहीं रही थी। खटखटाहट जब दरवाजा टूटने के कागार पर आई, तब जाकर मैं होश में आई। लपकर दरवाजे की ओर गई और जब कपीश की आवाज सुनी तो दरवाजा खोल उससे लिपटकर बेतहाशा रोई। मेरी रोते रोते हिचकियां बंध गई। कपीश मेरा यह रूप देखकर कुछ घबरा गया और पूछने लगा, आगे क्या हुआ? यह जानने के लिए जुड़े रहिए। कल अगली किश्त लेकर हाजिर होंगी। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए।